हेलो माय डियर। तो मैं हूँ आपकी एग्ज़ाम एनालिसिस्ट और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो ग्रुप डी का जो 9 तारीख को 9 दिसंबर को जो भी एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, उस पर आपको जीएस और साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उससे आप केयरफुल रहें। सो चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्वों की परमाणु संख्या 11 होती है? तो इसमें सोडियम की होती है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है। उसके बाद आपको 1 से 30 तक जितने भी परमाणु संख्या हुए उनको आपको याद होगा, जिसमें से एक है हाइड्रोजन, पहली है हाइड्रोजन की और पहली है हाइड्रोजन, दूसरी है हीलियम, तीसरी है लिथियम, चौथी है बेरिलियम, पांचवी है बोरान, छठी है कार्बन, सातवीं है नाइट्रोजन, आठवीं है ऑक्सीजन, नवीं है फ्लोरीन, 10वीं है नियॉन, 11वां जो है वो सोडियम है, 12 मैग्नीशियम है। अब इसमें आते हैं 13 पे। 12वां मैग्नीशियम मैंने बता दिया ना। 13 पे एल्यूमिनियम है और 14 में सिलिकॉन है, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में क्लोरीन, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम, 20 में कैल्शियम, 21 में स्कैंडियम, 22 में टाइटेनियम, 23 में वेनेडियम, 24 में क्रोमियम, 25 में मैग्नीज, 26 में आयरन है। 27 में कोबाल्ट है, 29 में निकेल है, 28 में निकेल है, 29 में कॉपर है, 30 में जिंक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 किसे पुरस्कार दिया गया है? तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है मोंडो डुप्लांटिस। स्वीडन के पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस हैं। विजेता की पूरी सूची एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड हैं। बैकरूथ ऑफ द ईयर लमीन यमाल हैं। कमबैक ऑफ द ईयर रेबिका अंद्रांडे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसएबिलिटी जियांग युआन है। एक्सन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिटकॉक हैं। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड राइफल नडाल हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैली स्लेटर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। G20 में जी अच्छे का क्या अर्थ है? G20 में जी अच्छे का अर्थ है ग्रुप। G20 में जी का अर्थ ग्रुप समूह होता है। G20 में जी का अर्थ ग्रुप समूह होता है। G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है। यह दुनिया की 20 आर्थिक अर्थव्यवस्था है जिसमें से 19 देश यूरोपीय संघ 19 देश और एक यूरोपीय संघ है। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो वैश्विक आर्थिक विकासशील और देशों की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। सॉरी, थोड़ा वो गलत हो गया था। फिर क्या है 2025 में G20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। यह आयोजन 22 से 23 नवंबर 2025 को हुआ था और यह 20वां संस्करण था। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका का फुल नेम क्या है? तो ये पाइका का फुल नेम है पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान। ऑप्शन बी होगा पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान। ये जो पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान है वो 2008 और 9 के बीच में ये ग्रामीण युवाओं को खेल को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था और खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका सन भी याद रखना। पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान जो है वो 2008 और 2009 में स्टार्ट किया गया था। हाल ही में भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा नई ब्लू कैटेगरी बनाए जाने के कारण चर्चा में रहे ब्लू वॉशिंग किससे संबंधित है? तो ब्लू वॉशिंग जो संबंधित है वो खाद से होगी। ब्लू वॉशिंग खाद से होगी, बायोगैस से होगी, सीवेज उपचार से होगी, सामग्री पुनर्प्राप्ति से होगी।
फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब जो वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वो किसको दर्शाता है? ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को दर्शाता है। ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को दर्शाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो क्या कहते हैं, समय और के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे समय हो गया और वेग हो गया, इनके बीच जो क्षेत्रफल होगा वो वस्तु का विस्थापन दर्शाएगा। यदि जो वेग है और डिस्प्लेसमेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। ओके, फिर अब जैसे देखिए आपने देखा अभी कि वेग और टाइम, सॉरी एक मिनट, वेग और टाइम इसके बीच जो भी ग्राफ बन रहा था वो डिस्प्लेसमेंट का बन रहा था। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ पे स्पीड और टाइम तो यहाँ पे दूरी का बनेगा, यहाँ पे डिस्टेंस या दूरी को ही बोलेंगे, यहाँ पे दूरी का बनेगा। ओके, तो यहाँ पे दूरी का बनेगा स्पीड टाइम। ओके, फिर ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? न्यूट्रॉन बराबर, सॉरी ऐसे लिखते हैं, न्यूट्रॉन, अरे नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए ये वाला पॉइंट, ये फार्मूला आपको याद करना है। ये न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु संख्या माइनस परमाणु संख्या से होता है। तो जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है ऑक्सीजन की, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या मैं ऐसे बोल दूँगी, द्रव्यमान संख्या जो होती है इसकी वो 18 होती है, और परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या वो होती है 8। ओके, ये होती है 8, इतना क्लियर। और इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं 18 से 8, तो ये 8 आ जाता है ऑक्सीजन की परमाणु न्यूट्रॉन संख्या। तो इसके लिए ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी। ओके, अब आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपक्रिया NaCl और H2O बनाता है, तो वह कौन सी अपक्रिया होती है? ये उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। अब उदासीनीकरण अपक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, क्षार प्लस अम्ल, क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू लवण बनेगा और जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। ओके, लवण प्लस जल बनता है। उदासीनीकरण अपक्रिया में इतना होता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन सी होगा उदासीनीकरण अपक्रिया में, ऑप्शन सी। ठीक है, यह एक क्षार उदासीनीकरण अपक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके NaCl H2O बनाते हैं। ठीक है, ऐसी अपक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया या उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि यह अम्ल और क्षार के दूसरे गुणों को निष्क्रिय कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये भी देख लीजिए, एक पॉइंट और है कि अगर अपक्रिया जो यह अपक्रिया होती है उदासीनीकरण अपक्रिया, वो अगर वसा और तेल के साथ रिएक्शन कर जाए तो ये श्रावणीकरण बनाता है, जिससे साबुन या ग्लिसरॉल बनते हैं। ओके, अब कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जल में ध्वनि की चाल का परिवर्तन क्या होगा? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि ध्वनि की चाल चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि के लिए किसी माध्यम का होना ज़रूरी है। और जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो तो बढ़ेगी, काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है कि ध्वनि की चाल जो होती है वो मध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, मैंने पहले ही बताया। और जल में कण वायु की तुलना में अधिक सघन और पास होते हैं, जिससे ध्वनि तरंग तेजी से संचारित होती है। और ये याद रखने का, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड और जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकेंड लगभग क्या दर्शाता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल में ध्वनि की चाल की वायु की तुलना में लगभग 4.28 गुना अधिक होता है। इसलिए जो होती है, जब ध्वनि
जब ध्वनि वायु में जल जाती है तो यह इसकी चल जाती है तो इसकी चाल काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अंतराआण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। देखिए, अंतराआण्विक आकर्षण बल जो होता है, अंतराआण्विक आकर्षण बल, तो इसमें क्या होता है कि जैसे पदार्थ की वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, बट यहाँ पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेते हैं। तो अंतराआण्विक आकर्षण बल हमेशा सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ओके, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस है, जल लिक्विड है, हीलियम भी गैस है। तो यहाँ पे आयरन में सबसे, अरे सॉरी यार, सॉरी गाइस, जस्ट 2 मिनट मुझे देना, आ गया। तो यहाँ पे लोहे की छड़ पे वो रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। लोहे की छड़ ठोस अवस्था में होती है, जिसमें कण बहुत पास होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब मेंडलीव ने आनुवंशिकता, मेंडलीव ने आनुवंशिकता को अपने प्रयोग में मटर के पौधे का उपयोग अवस्था में अप्रभावी लक्षण क्यों दिखाए जाते हैं। तो पहली बात तो इसमें देखते हैं कि क्योंकि अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं किए जा सकते, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि प्रभावी जीन्स हमेशा निष्क्रिय रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए कोई प्रभावी एलील उपस्थित नहीं होता, ये सही है। क्योंकि प्रभावी लक्षण को दिखते हैं ना, अप्रभावी लक्षण, उनको दबाने के लिए प्रभावी एलील, और पर्यावरणीय कारणों से ऐसा कुछ नहीं हो, पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो चलते हैं। मेंडलीव ने आनुवंशिकता के लिए अपने प्रयोग के मटर के पौधे का उपयोग किया, जहाँ टीटीटी अप्रभावी है। टीटीटी अप्रभावी लक्षण इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि इन पौधों में अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए कोई प्रभावी एलील मौजूद नहीं था, जो टीटीटी प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। जहाँ टीटीटी अप्रभावी, जहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी दब जाता है। ओके, अब अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 में सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को कहाँ लॉन्च किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, ये सही ऑप्शन होगा। ओके, ये गलत होगा। तुम्बा रॉकेट परीक्षण ऐसा कुछ नहीं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, इसमें भी नहीं। अब्दुल कलाम द्वीप, इसमें भी नहीं है। तो देखते हैं इसमें 2 बार प्रिंट हो गया है। तो देखिए इसके लिए CMS-03 सैटेलाइट है। CMS-03 सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-35 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है, जो भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जो खास तौर पर भारतीय नौसेना के संचार की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया। विशेषता यह है कि भारत के, देखिए ये जो पॉइंट दिए होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यह इसे अच्छे से पढ़ लेना। यह भारत के जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। लगभग 4,410 किलोग्राम है। ठीक है, अब देखिए मेंडलीव ने मटर के पौधे पर किए गए आनुवंशिक प्रयोग में निम्नलिखित में से किस लक्षणों को चयनित नहीं किए थे। देखो, जो मेंडलीव है, इन्होंने तो पौधे के प्रजनन से रिलेटेड ना आनुवंशिक प्रयोग, पौधे में कैसे आनुवंशिक गुण आते हैं, इन्हीं सबसे रिलेटेड तो प्रयोग किए थे। तो इसमें पत्ती से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा। देखो, बीज की आवृत्ति के बारे में बताया ही था, बीज की आवृत्ति के भी बारे में बताया था, और फूलों की स्थिति और फली का रंग भी बताया था। तो मेंडलीव ने अपने उपयोग में मटर के पौधे के 7 स्पष्ट और विपरीत लक्षणों को चुना था, जिसमें से बीजों की आकृति थी, बीजों का रंग था, फूलों का रंग था, फूलों की स्थिति थी, फली का आकार था, फली का रंग था, और पौधे की ऊंचाई थी। ओके, पत्तियों के आकार को मेंडलीव ने अपने प्रयोगों में शामिल नहीं किया, क्योंकि यह लक्षण स्पष्ट रूप से विपरीत रूप से आसानी से विभाजित नहीं था। ओके, अब ये आता है। तो यदि 2 द्रव्यमान दिए हैं, M1 और M2 आधे कर दिए जाएं, M1 और M2 आधे कर दिए जाएं, तो 1
m1 और 1/2 m2 आधे कर दिए जाएं और बीच की त्रिज्या भी आधी कर दी जाए। ये m1 ये m2 और r जो है वो भी आधी कर दी जाए। तो आकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो F का जो फार्मूला होता है, सॉरी एक मिनट, आपको F का फार्मूला बता देती हूँ। आकर्षण बल का F, चलो तुम इधर आ जाओ। F जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये इसका फार्मूला होता है। सो अब आते हैं इधर, क्या था? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और मैंने जो भी वैल्यू बताई थी 1/2 m1 m2 की, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। जो F इक्वल टू, सॉरी F इक्वल टू, मैंने m1 और m2 को आधा किया था ना, तो M इक्वल टू 1/2। ओके, और अब क्या था, R जो था वो भी आधा किया गया था, बट यहाँ पे क्या होता है F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो r का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कट के 1 आएगा। देखिए 2 2 4 4 कट जाएगा, पूरा 1 आएगा। तो यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है, इसका कुछ भी मतलब परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ओके, सो आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, वही सब लिखा हुआ है। ओके, तो निम्नलिखित में से इथेनॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या होता है, ये जल में अविलेय होते हैं? ऐसा नहीं है। या किसी पदार्थ के साथ CO2 बनाता है? ऐसा भी नहीं है। या एक सुगंधित यौगिक है? ऐसा भी नहीं है। जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है, इसे पानी के शराब के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन से लास्ट ऑप्शन। ओके, तो जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है, इसे पीने के शराब में भी उपयोग किया जाता है। लास्ट ही ऑप्शन लिखा हुआ है। कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या हो? और एक मिनट, इसमें कार्बनिक यौगिक के निश्चित रूप में क्या होना चाहिए? देखो कार्बनिक यौगिक है तो नॉर्मल से कार्बन तो जरूर ही होना चाहिए। कार्बन का होना जरूरी है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कार्बन से ही बने होंगे ना, तभी तो कार्बनिक यौगिक कहे जाएंगे। तो सल्फर और फास्फोरस की नीड नहीं होती इसमें। मतलब नीड क्या है, कार्बन हो फिर चाहे कोई भी तत्व आए वो बना लेता है अपना, क्योंकि उसमें सहसंयोजक बल होता है तो वो यौगिक बन जाता है। ओके, सल्फर कट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन भी कट, केवल हाइड्रोजन ये भी कट। कम से कम एक कार्बन परमाणु तो होना ही चाहिए था। ओके, कार्बनिक यौगिक की सबसे मौलिक पहचान यह है कि उसमें कार्बन अवश्य होते हैं। अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कार्बन के बिना कोई यौगिक कार्बनिक कहलाता ही नहीं है। जो मैंने बताया वही है सब कुछ। अब देखिए, यदि एक कुली अपने सामान सिर पर रखकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? तो देखो, कुली क्षैतिज में चल रहा है, ऐसे फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे, तो कितना बनेगा एंगल? 90 बनेगा, 90 बनेगा। और फिर कार्य का फार्मूला क्या होता है? W इक्वल टू, एक मिनट, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा, तो यहाँ पे एफ एस कॉस 90, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये सब से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो कार्य जो होगा वो नहीं किया गया होगा, तो 0 वर्क कितना होगा? 0 वर्क। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वही सब लिखा है भाई जो मैंने बताया है, कोई वो टेंशन की लेनी नहीं है।
तो सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें ज़मीन के अंदर पाइप डालकर बाहर निकाला जाता है? वर्षा जल संग्रह, वो तो ऊपर से आती है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा भी नहीं है। नहर सिंचाई नहीं। ट्यूबवेल वेल, नलकूप। ओके, नलकूप सिंचाई का वह साधन है जिससे भूमिगत जल को निकालने के लिए लोहे या पीवीसी के पाइप जमीन के अंदर गहराई तक डाले जाते हैं। उसके बाद पंप की सहायता से जल के खेतों तक पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल, स्टार्च, प्रोटीन का संचय पौधे के किस अंगक में होता है? तो इसके लिए ऑप्शन होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो लवक, क्योंकि ये लवक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। लवक या प्लास्टिड जिसे कहते हैं। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। मैं बड़ी कर लेती हूँ थोड़ी स्लाइड। लवक। ओके, लवक ये 3 प्रकार के होते हैं। 1 2 3। देखिए, एक क्लोरोप्लास्ट, मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लेना। ओके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पत्तियों को हरा रंग देता है क्योंकि वो हरित लवक होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर देता है। फल, फ्रूट्स, इन सब के जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं इनको क्रोमोप्लास्ट जो है कलर देता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो वसा या भोजन इन सबको स्टोरेज करने के लिए वगैरह एकत्रित संचय करता है, स्टोरेज करता है, वो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। ओके, सो चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिक होता है जिनका मुख्य भोजन का संचय करना होता है, इसलिए तेज, स्टार्च तीनों का संचय ल्यूकोप्लास्ट में ही होता है। अब नेक्स्ट, अब 10 किलोग्राम की कोई एक वस्तु बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? त्वरण तो F m a। बल संतुलित 0 होगा, m 10 होगा, a तो a क्या होगा? 0 ही तो आएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉरी यार 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही सब लिखा है जो मैंने बताया। देखिए, संतुलित बल का अर्थ है किसी वस्तु पर लगने वाले कुल का परिणाम बल 0 होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F ma। यदि F 0 तो a भी 0 होगा। वस्तु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो समान वेग से चलती रहेगी। वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, अगर संतुलित बल है तो वहाँ पे त्वरण 0 ही होगा। फिर मांस के उत्पादन के लिए किस प्रकार के पक्षी का पालन संरक्षण किया जाता है? मुर्गे। मुर्गे मुझे नहीं लगता, लेयर भी नहीं है, ब्रॉयलर है, और देसी मुर्गे तो बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि इनके मांस का उत्पादन करने के लिए क्या है? ब्रॉयलर मुर्गियों की नस्ल श्रेणी है जो तेजी से बढ़ने और अधिक मांस उत्पादन करने के लिए किया जाता है। फिर कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब है चिकनी खुरदरी अंतःपदवीय जालिका, चिकनी अंतःपदवीय जालिका। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? खुरदरी अंतःपदवीय जालिका। अब इसमें क्या है? स्मूथ और रफ में क्या अंतर है? तो इसके बीच में राइबोसोम होगा, राइबोसोम। अब देखो, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपदवीय जालिका जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो चिकनी क्यों है? क्योंकि इसमें फैट होगा, प्रोटीन्स होंगे, और फैट होगा। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ वाली एंडोप्लाज्म, उसमें राइबोसोम होगा, और राइबोसोम खुरदरी होती है इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी ये। ओके, स्मूथ एंडोक्लिन राइबोसोम नहीं होते हैं क्योंकि यह चिकना दिखाई देता है, लिपिड संश्लेषण और विसरण आदि का कार्य करता है। मुख्य बीज अंतर राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण होता है।